फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। इसको जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं। ये डील स्पेशली P5+1 देशों के द्वारा साइन की जाती है। अगर हम इन देशों के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रसिया और चाइना शामिल है। प्लस जो यहाँ पे P5+1 में +1 का मतलब है, यहाँ पे जर्मनी से है। मतलब ये 6 देश शामिल हैं ईरान न्यूक्लियर डील में। प्लस इनके साथ एक इंस्टीट्यूशन भी शामिल है जिसका नाम यूरोपियन यूनियन है। अब अगर हम बात करते हैं ईरान न्यूक्लियर डील की, तो हम देखते हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील आखिर साइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि ईरान न्यूक्लियर डील साइन क्यों की जाती है, तो एक चीज़ हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जैसे ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था, तो एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट उसमें विक्टोरियस इमर्ज होता है और एक तरीके से वहाँ पे एक्सेस पावर की हार हो जाती है। ये सब इतना पावरफुल था परमाणु बम वहाँ का, उसकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ लाखों लोग मर गए और उसका रेडिएशन कई किलोमीटर एरिया में फैल गया। अभी भी वहाँ पे लोग जो है एक तरीके से अपंग पैदा हो रहे हैं म्यूटेशन की वजह से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक तरीके का होड़ मच गया कि क्यों ना न्यूक्लियर वेपन विकसित किया जाए। और यूएसएसआर उस टाइम था, जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक कोल्ड वार शुरू होता है यूनाइटेड स्टेट के बीच में और यूएसएसआर के बीच में। तो यूएसएसआर भी एक तरीके से परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के आविष्कार में लग जाता है और फाइनली वो अचीव भी कर लेता है। उसके पास यूनाइटेड स्टेट से ज़्यादा एटॉमिक वेपन हो जाते हैं। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं कि भारत ने भी 1974 और 1998 में अपना परमाणु परीक्षण किया। पाकिस्तान ने 1998 में चगई 1 चगई 2 नाम से चगई हिल्स में अपना परमाणु परीक्षण किया। नॉर्थ कोरिया ने किया, इजराइल ने किया। और प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रसिया और चाइना, इन सभी लोगों ने परमाणु परीक्षण किया और ये सब परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गए। लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है कि किसको परमाणु शक्ति संपन्न देश माना जाए और किसको ना माना जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की स्थापना होती है और उसमें ये कहा जाता है कि 1 जनवरी 1967 से पहले के जो देश हैं, अगर उन्होंने 1967 के पहले परमाणु परीक्षण कर लिया होगा तो वो देश लेजिटिमेट होंगे। और 1967 के बाद से जो भी देश परमाणु परीक्षण करेंगे वो इलेजिटिमेट हो जाएंगे, मतलब उनको मान्यता नहीं मिलेगी। अगर हम ऐसे देशों की बात करें तो ऐसे देश 5 देश हैं जो परमाणु संपन्न हैं, लेकिन इनको एक तरीके से अगर देखा जाए तो लेजिटिमेसी नहीं मिली है, मतलब ये देश इलेजिटिमेट हैं। उसमें हम देखें इंडिया है, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया है, इजराइल है। ये सारे देश जो है एक तरीके से परमाणु बम संपन्न देश हैं, लेकिन इनको एक तरीके से एनपीटी के द्वारा मान्यता नहीं मिली हुई है। नॉर्थ कोरिया ने तो सन 2017 में हाइड्रोजन टेस्ट भी कर लिया था। अब उसके बाद हम बात करते हैं, वापस लौट के आते हैं ईरान न्यूक्लियर डील पे। तो हम देखते हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील जो साइन किया जाता है वो बहुत ही मेजर माइलस्टोन होता है ये एक तरीके से न्यूक्लियर डेवलपमेंट की दिशा में। इसमें ये साफ किया जाता है कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आखिर ईरान के पास अगर इतना ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको न्यूक्लियर एनर्जी की क्या ज़रूरत है। ईरान हमेशा पश्चिमी देशों से ये कहता रहा है कि वो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये कर रहा है, क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो परमाणु बम बनाने के लिए नहीं कर रहा है। लेकिन पूरी दुनिया ये सोचने पे विवश है कि ईरान बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल वहाँ पे मिलता है, प्रोड्यूस कर रहा है, वो बेच भी रहा है, उससे एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ईरान को आखिर ये एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन की न्यूक्लियर एनर्जी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ रही है। पूरा देश एक तरीके से, पूरा विश्व के जो देश हैं वो एक तरीके से परेशान हो गए थे कि इतना प्रोडक्शन हो रहा तो ईरान को किस लिए ज़रूरत है। उसके बाद एक डील साइन की जाती है, ईरान न्यूक्लियर डील। इसको जॉइंट कम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बोलते हैं और इसमें JCPOA साइन किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि एक तरीके से ईरान के ऊपर कंडीशन कई एक तरीके से थोप दिए जाते हैं कि आपको ये काम करना है।
सबसे पहले इसका प्रोविज़न ये कहता है कि आपके जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनको आप इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्शन में रख देंगे। फिर उनका कहना है कि आप यूरेनियम इनरिचमेंट 3.67% से ज़्यादा आप नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि आप फोर्डो हैप्पी वाटर प्लांट को बंद कर देंगे। उनका ये कहना है कि नातांज में आपने जो सेंट्रीफ्यूजेज लगाए हैं उसको आप 70% कम कर देना है। ये सब कंडीशन एक तरीके से थोपने के बाद ईरान बेबस हो जाता है और इसके बदले में ईरान को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से और वेस्टर्न कंट्री के जितने भी देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, उनको एक तरीके से सैंक्शन से आज़ादी मिल जाती है, क्योंकि ईरान सैंक्शन से इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि उसके पास कुछ बचता नहीं है। और अगर उसके बाद हम देखें कि अहमदीनेजाद का शासनकाल आता है, अहमदीनेजाद के शासनकाल में बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूज लगाए जाते हैं यूरेनियम इन्रिचमेंट के लिए। यूरेनियम, सबसे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि यूरेनियम इन्रिचमेंट होता क्या है। तो अगर हम देखते हैं कि यूरेनियम के 2 आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 235 और एक यूरेनियम 238। तो यूरेनियम 235 आइसोटोप जो है वही एक तरीके से फिजाइल रहता है, और उसका जो यूरेनियम 238 आइसोटोप होता है वो फिजाइल नहीं रहता है। आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर जिनका सेम होता है, लेकिन उनका एटॉमिक वेट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो उसमें हम देखते हैं कि ईरान के ऊपर ये एप्लीकेशन लगा दिया था कि आपको 3.67% से ज़्यादा यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करना है। तो इसके बारे में फिर बाद में देखते हैं कि जैसे ही सन 2005 के आसपास अहमदीनेजाद का शासन आता है, अहमदीनेजाद ने एक तरीके से कसम खाते हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाएंगे और इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसको फेस कर लिया जाएगा। ये सारी बातें होती हैं और ईरान और वेस्ट के बीच में सारी डील साइन हो जाती है। उसके बाद अचानक क्या होता है कि हसन रूहानी का शासन आता है। हसन रूहानी की शासन आते ही जैसे आता है तो उसमें अमेरिका ने एक तरीके से फिर से सैंक्शन लगा देता है। अमेरिका का ये कहना है कि ईरान गुपचुप तरीके से जो है एक तरीके से ये डील को जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में भी नहीं रख रहा है, और वो फोर्डो हैवी वाटर प्लांट को गुपचुप तरीके से चला रहा है, और वो नातांज में यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो एक तरीके से उसका 3.67% की जो लिमिट थी वो क्रॉस कर दिया है, वो 5% के आसपास हो गया है। और अगर आपको परमाणु बम बनाना है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 9% यूरेनियम इनरिचमेंट की ज़रूरत होगी, और लो ग्रेड यूरेनियम में परमाणु बम कम क्वालिटी का बन जाएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि ईरान न्यूक्लियर डील से और जॉइंट कम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म प्लान ऑफ एक्शन से एक तरीके से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। ये ईरान न्यूक्लियर डील से अमेरिका जब पीछे हट गया तो उसके बाद से क्या हुआ कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उन्होंने कसम खाई कि ईरान अब अपना जो है प्रोग्राम नहीं रोकेगा, वो अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखेगा और किसी भी कीमत पे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही अमेरिका हट जाता है इस डील से, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के डील से, तो उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हटने के बाद अमेरिका ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा देता है। बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाने से ईरान की जो इकोनॉमी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। जब ईरान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है तो ईरान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास इस समय जो है एक्सचेंजेस, फॉरेन रिजर्व एक्सचेंजेस नहीं बचते हैं, और किस चीज़ में वो ट्रेड करे इसके लिए बहुत सारी परेशानियां ईरान में खड़ी हो जाती हैं। पर कैपिटा इनकम और परचेजिंग पावर भी ईरान में लगभग ख़त्म हो जाता है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का ये कहना है कि हम सारी डील को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका हमारे ऊपर से सैंक्शन अमेरिका या यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो लगाया गया है वो एक तरीके से हटा लिया जाए। लेकिन अमेरिका इस पर राज़ी नहीं हो रहा है। अमेरिका का कहना है कि ये सैंक्शन हम कैसे हटा लें, जबकि हम जानते हैं कि फोर्डो में हैवी वाटर प्लांट बन रहा है और नातांज में यूरेनियम इन्वेस्टमेंट 5% से ज़्यादा का हो गया है। एक तरीके से ईरान जो है बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए कैसे मान लिया जाए कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन की दिशा में नहीं बढ़ रहा है, और ईरान का कहना है कि वो जो भी काम कर रहा है वो एक पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कर रहा है, और उसका परमाणु बम से कोई लेना देना नहीं है। मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि ईरान मिडिल ईस्ट में एक ऐसा देश है जो कि परमाणु संपन्न बनने की क्षमता रखता है, और अगर हम मिडिल ईस्ट के
मैप की तरफ नज़र से देखेंगे तो उसमें हम ये पाएंगे कि केवल इजराइल एक ऐसा देश है जो मिडिल ईस्ट में परमाणु संपन्न देश है। अगर ईरान के पास भी परमाणु बम हो जाता है तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ पावर एक तरीके से मेंटेन हो जाएगा और इजराइल का अभी जो प्रभुत्व है, हेजमनी है, वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और अमेरिका ये चाहता नहीं है। अमेरिका हमेशा चाहता है कि इजराइल का प्रभुत्व यहाँ पे बना रहे। जब से ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ है उसके बाद से ही ईरान अमेरिका का कट्टर विरोधी रहा है। उसके बाद वो इजराइल का भी कट्टर विरोधी रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल ही एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु ताकत है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि ये डील एक तरीके से अमेरिका डील से हट जाता है, लेकिन इसके रिवाइवल की भी बात चल रही है। एक मीटिंग अरेंज हुई थी ईरान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, रसिया और यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि कैसे जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को रिवाइव किया जाए। और अगर ये रिवाइव नहीं किया जाता है तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा वर्ल्ड में, क्योंकि अगर एक तरीके से ईरान परमाणु बम बना लेता है तो सऊदी अरेबिया भी एक तरीके से कोशिश करेगा परमाणु बम बनाने की। अगर सऊदी अरेबिया परमाणु बम बना लेता है तो पूरे दुनिया में एक तरीके से न्यूक्लियर बम बनाने की होड़ मच जाएगी, जो कि पूरे वर्ल्ड के पीस और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना है।